नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। दो बड़े आईपीओ आने वाले हैं, रिलायंस और एनएससी। और बाजार को उम्मीद जागी है कि पिछले काफी दिनों से, यूं कहें कि करीब करीब 2 साल से बाजार में छाई हुई मायूसी दूर होगी। बड़ी उम्मीदें लगाई गई हैं इन आईपीओ से। क्या किस तरीके से बाजार में हलचल हो रही है और किस तरीके से इन्हें देखा जाए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वित्तीय विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली। सर नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर शरद सर, किस तरीके से इन दोनों आईपीओ को देखा जाए? कहा जा रहा है 30-30 हजार करोड़ से ऊपर के आईपीओ, एनएससी और जियो। किस तरीके से इन आईपीओ की इस समय आमद को देखा जाए? जी हाँ, 65,000 करोड़ के आईपीओ हैं दोनों मिला के। 30,000 का एनएससी का। जब एनएससी ने सोचा हमारा सबसे बड़ा है, तो जियो ने पत्ते पे पत्ता उन्होंने अपना वार रखा, हमारा 35,000 करोड़ का है। हाँ। तो पर देखिए, आईपीओ तो आ रहे हैं, वो अच्छी बात है। हाँ। पर आईपीओ नॉर्मली, बड़े आईपीओ जब मार्केट सेंटिमेंट ठीक होता है, हालांकि इस समय मैं मानता हूँ इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। अगर हाँ। बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, न्यूट्रल सा सेंटिमेंट है। 24,000 के आसपास हम हैं। मैं निफ्टी, हम लोग ट्रैक ज्यादा करते हैं, सेंसेक्स थोड़ी सी आउटडेट में मानता हूँ। तो बहुत बुरा भी नहीं है। हम अब ऑल टाइम हाई 26,377 था, उससे हम मात्र 23-2400 पॉइंट दूर खड़े हुए हैं। तो बहुत बुरा वक्त भी नहीं है, बहुत अच्छा जी। वक्त भी नहीं है। हम्म। पर यह है कि कोई बहुत ज्यादा आईपीओ, असली फायदा तब होता है जब मार्केट बल्ले बल्ले कर रही हो। हम्म। तो अभी मार्केट को बल्ले बल्ले तो कर नहीं रही है। अब इतने बड़े बड़े आईपीओ ला रहे हैं, तो हम्म। ठीक है। कुछ तो दोनों नाम अच्छे हैं, क्योंकि एक रिलायंस का नाम है। रिलायंस का तो आपको पता है, आईपीओ जब आता है तो अपने आप में एक फेस्टिवल होता है कि भाई आपको जियो को वो डिसएंगेज कर रहे हैं, मेन डीमर्ज कर रहे हैं। और एनएससी का आईपीओ मैं ज्यादा वैल्यूएबल मानता हूं, क्योंकि एनएससी का 2,000 रुपए के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि डीआरएचपी, जिसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं उसको, कभी इस पे चर्चा करेंगे जी। कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये रेड हेरिंग क्यों नाम होता है। खैर, अभी विषयांतर हो जाएंगे। तो डीआरएचपी उन्होंने फाइल कर दिया है। तो एनएससी का 2,000 रुपए का अगर आता है, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छी बेट साबित हो सकता है। हम्म। इनफैक्ट दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए। जियो में तो जो आएगा, मुझे लग रहा है उसकी वैल्यू फैक्टर्ड इन होगी। पर हम्म। एनएससी की वैल्यू फैक्टर इन करनी बहुत कठिन है, क्योंकि एनएससी एक प्लेटफॉर्म है। एनएससी का रेवेन्यू बहुत अच्छा रखा है, बीएससी को पीछे छोड़ चुका है, आपको पता है, क्योंकि हाँ बीएससी तो बिल्कुल। इतना पुराना है। तो मैं दोनों में से एनएससी को ज्यादा नंबर देना चाहूंगा विक्रांत, एज हाँ। फार एज आईपीओ में पोटेंशियल में का मामला है। जियो जो है वो नाम से, हाइप से, रिलायंस के नाम से इस पे चलता है। जियो मेरी जान, वो बोलेंगे जियो मेरी जान। पर मुझे लग रहा है मेरी जान ज्यादा जिएगी एनएससी के, इस पे ऐसा नजर आ रहा है। सर मैं आपसे जानना ही चाहता था कि इन दोनों आईपीओ में से आपको कौन सा बेहतर नजर आता है, लेकिन आप मुझे मुझे पता था आप ये पूछेंगे, मुझे पता था ये पूछेंगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया जी। हाँ। सर एक और चीज बताइए, लोग ये भी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर भी और तमाम जगह, एक उत्सुकता बन गई है कि क्या ये इन दोनों आईपीओ से नए निवेशकों की कोई लहर देखने को मिल सकती है? कुछ ऐसा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे सकता है, थोड़ा उसमें बदलाव दिखाई दे सकता है? देखिए, आईपीओ आईपीओ जो है, वो पहली बात तो एनएससी का आईपीओ नहीं है। मैं आपको थोड़ा हाँ। संशोधन करना जी। चाहूंगा। एनएससी का जो है ओएफएस है। हम्म। ओएफएस और आईपीओ में फर्क होता है। ओएफएस ऑफर फॉर सेल बोलते हैं, मतलब ऑलरेडी शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पब्लिक के लिए छोड़ रहे हैं। पर हाँ। ठीक है, मोटी भाषा में आपने समझ लिया। लोगों के लिए तो आईपीओ ज्यादा नाम से पॉपुलर है। हाँ। देखिए, दोनों के दोनों इश्यूज क्या मार्केट सेंटिमेंट को सुधारेंगे? मार्केट सेंटिमेंट और बात होती है, हाँ। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और बात होती है। बल्कि अगर मैं ऐसे कहूं कि आईपीओ मार्केट के पीछे चलता है, हम्म। मार्केट आईपीओ के पीछे नहीं चलती। आपका जो सवाल है हाँ। वो ये है कि क्या मार्केट आईपीओ के पीछे चलेगी? हाँ। परंतु हकीकत में उल्टा होता है। आईपीओ मार्केट सेंटीमेंट देख के निकाला जाता है। आपको याद होगा, जब मार्केट डिप्रेस थी, कितने ही आईपीओ, मेरे पास लिस्ट है, जो पोस्टपोन किए गए हैं, जिन्होंने प्रोमोटर्स ने प्लान किया हुआ था आईपीओ जब ये युद्ध चल रहा था। उन हाँ। दिनों में कितने ही आईपीओ जो है वो टाले जा चुके हैं, यार अभी युद्ध चल रहा है, छोड़ो अभी नहीं। तो आईपीओ मार्केट सेंटीमेंट के पीछे चलता है। आपके सवाल को मैं थोड़ा सा हाँ। संशोधित करूं, तो मार्केट आईपीओ के पीछे नहीं, तो मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होना जरूरी है। अगर हमें आईपीओ से अच्छा रिजल्ट देखना है, अगर आप चाहते हैं कि ओवर सब्सक्राइब हो जाए, हालांकि मुझे लग रहा है एनएससी का फिर भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा, हम्म। क्योंकि एनएससी में मुझे पोटेंशियल ज्यादा नजर आता है। पर जब मार्केट सेंटिमेंट डिप्रेस्ड होता है हाँ। विक्रांत,
उस समय आईपीओ को भी बेचने में दिक्कत आती है, क्योंकि हम्म, लोग, आईपीओ कहाँ आएगा, मार्केट में ही बेचेंगे ना कल को बिल्कुल। जाके। आज मैंने लिया 2000 का, अगर कल को मेरा 3000 का होगा तो मार्केट में ही होगा ना। तो हाँ, मार्केट तो इस बार अभी अभी डाउन है। तो हो सकता है जब तक डीआरएचपी अप्रूव होते हैं, अब क्योंकि युद्ध रुक चुका है, ठीक है, पर मुझे ये क्वार्टर थोड़ा सा काफी एक इंग्लिश में वर्ड होता है टिमल्टस लगता है, काफी काफी उतार चढ़ाव भरा लगता है, बहुत ज्यादा। मतलब हम, मार्केट उठेगी तो सही, एक बार तो उठेगी, पर मार्केट वहां टिकेगी कि नहीं, क्योंकि ये जुलाई के जो रिजल्ट्स आएंगे, कॉर्पोरेट सीजन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पहले भी बताया था मैंने। हाँ, 5-6 तारीख से कॉर्पोरेट सीजन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बदकिस्मती से आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि उन लोगों का सब आईटी फटाफट निकाल देते हैं वो। और उन्हीं आईटी कंपनियों की आपने देखे कल कितनी पिटाई हुई है एक्सेंचर की वजह से। हम्म, तो इसलिए मार्केट, ये क्वार्टर जो आएगा वो तो अच्छा नहीं, पर मुझे अगला जो क्वार्टर आएगा वो भी, उसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल है, महंगाई जो घुस चुकी। हाँ, अगर ये 7.5 रुपए की पेट्रोल डीजल की कीमतें वापस ले लेती है ओएमसीज, फिर ये आईपीओ अच्छे कर सकते हैं, ये मैं आपको बता हाँ, सकता हूं। तो मैंने मैंने आपको कुंजी बता दी। हाँ। 7.5 रुपए आज वापस ले लीजिए, देखिए आईपीओ जो है क्या क्या बम बम करेगा। सर, एक और चीज बताइए कि क्या इससे विदेशी निवेशकों का कुछ भारत में इंटरेस्ट बढ़ने का, इक्विटी मार्केट में बढ़ने का, उस तरीके का कुछ दिखाई देता है? वो कुछ होगा, कुछ ऐसी उम्मीद? देखिए, इस ओएफएस और आईपीओ में विदेशी निवेशक भी सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं, हम्म, क्योंकि रिलायंस का नाम है। रिलायंस का ओवरऑल जो है, बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं, मेटा से लेके गूगल से लेके दुनिया की नामचीन टेक्नोलॉजी कंपनीज और दूसरी कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज हो, एडनॉक हो, बहुत सारी नामी ऑयल कंपनीज और नामी टेक कंपनी से रिलायंस का टाई अप है। आप जानते हैं इस बात को, हाँ, ऑलरेडी टाई अप है। तो रिलायंस की ब्रांड रेपुटेशन है, उसकी वजह से विदेशी पैसा इसके आईपीओ में कुछ ना कुछ आएगा। हम्म, ऐसे ही एनएससी में भी आएगा। पर सवाल यह है कि क्या सेकेंडरी मार्केट में आएगा कि नहीं, जो मार्केट में जहां रोज बिकवाली चल रही, जो सेल लगा रखी है, हाँ, उसमें आएगा। हालांकि अब उस सेल में मुझे पिछले 10 एक दिनों से मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई दी है, हम्म, और वो उसकी रफ्तार कम हुई है, बीच बीच में पॉजिटिव भी आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये बेच बेच के भी थक गए हैं, कितना बेचेंगे, बस हो गया बहुत। और जब से लड़ाई रुकी है और कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं, मुझे लग रहा है विदेशी निवेशकों को एक सहारा मिला है, कि हम्म, अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना $126 का पड़ रहा था या $100 का पड़ रहा था। अब जब 78, 74, 75, 76 डॉलर पे है, तो हम्म। भारतीय अर्थव्यवस्था इस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाएगी, और इसलिए हम इसमें लगा सकते हैं। तो अगर इनकी वापसी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको कहा था आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे एक दिन। हाँ, बिल्कुल। और एन सर, अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को एफआईआई ने करीब 4869 करोड़ की खरीदारी की है, फ्राइडे को। जी, उस दिन मैं तो हालांकि आपको कह ही रहा डीआईआई की हूँ, बिकवाली रही करीब हजी 1100 मैं करोड़ की। हाँ, मैं तो आपको कह ही रहा हूँ कि बीच बीच में, इससे पहले भी मुझे एक दिन 100 करोड़ की थी, एक दिन 200 करोड़ की थी, हाँ, बीच बीच में इनकी खरीदारी दिखाई दे रही है। तो हम्म, अगर ये खरीदारी इनकी, देखिए ये कह पाना मुश्किल है विक्रांत, के फ्राइडे को हुई तो मंडे को भी होगी, तो ट्यूसडे हाँ, को भी होगी, तो हाँ, वेडनेसडे को भी होगी। ये प्रिडिक्शन मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये अलग अलग जगह से आते हैं, सिंगापुर से, दुबई से, यूरोप से, यूएस से, अलग अलग, मॉरिशस से आते हैं, साइप्रस से आते हैं, केमन आइलैंड से आते हैं, बहुत जगह से ये लोग हाँ, आते हैं। वहां से पैसा चल के आता है, तो ये आएंगे नहीं आएंगे इतनी जगह से, ये प्रोडिक्शन करनी तो बहुत मुश्किल है। परंतु मुझे लग रहा है जो वर्स्ट बिक, वो फेज शायद खत्म हो चुका है। अब हम्म, कितनी जल्दी ये बाइंग बाइंग, कई दफे ये जो 4800 करोड़ का आपको देखा, ये कई दफे ब्लॉक भी आ जाती है मार्केट में, बहुत सारी ब्लॉक डील्स होती हैं। हाँ, कई बार कोई संस्थागत निवेशक या बड़ा विदेशी निवेशक जो है आके एक कंपनी के इकट्ठे शेयर्स खरीदता है, उसकी वजह से भी कई दफे हो जाता है। पर फिंगर्स क्रॉस्ड, हम हम्म, उम्मीद करते हैं कि ये 4800 करोड़ की बिकवाली एक शुरुआत है। और यहाँ से वो करण अर्जुन, करण है एफपीआई हाँ, और अर्जुन है एफआईआई। मैं इसलिए हाँ, बोलता हूँ भाई साहब, लोग कहेंगे करण अर्जुन किसको कह रहा हाँ, है। तो मैंने, तो था ना वो राखी का पुराना हाँ, डायलॉग, आएंगे मेरे करण करण अर्जुन अर्जुन फिल्म आएंगे है, एक दिन, बिल्कुल। एक दिन, एक दिन जरूर आएंगे, लौट के आएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा हल्के फुल्के तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वापसी हो और जल्दी। और अगर ये वापस आ जाते हैं, तो हाँ, फिर विक्रांत हमारे लिए मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो सकती है, और हम एक वापस से बुल फेस में जाएंगे, क्योंकि डीआईआईस में तो पहले ही पैसा आ रहा है, हाँ। ऊपर से एफआईआईस भी आए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा।
सर, हालांकि आपने कहा कि एनएसई को आप थोड़ा बेहतर मानते हैं, लेकिन देखिए, निवेश तो आप भी हमेशा कहते हैं कि हमेशा आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करके ही करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने लिए जानना चाहूँ, अपना उदाहरण देते हुए, कि मेरे पास अगर कोई सीमित पूंजी है और मैं उस सीमित पूंजी को लगाना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सा बेहतर दिखाई देना चाहिए, दिखता है? मुझे लग रहा है मैं 70-30 रेशियो में मैं हूं तो बांटूंगा। हाँ। 70% मैं इसका रिसर्च हम ऑलरेडी ऑफिस में कर चुके हैं। जी। 70% मैं एनएससी में लगाऊंगा, 30% में, क्योंकि रिलायंस एक ब्रांड है और हाँ। कभी कभी इन लोगों का आईपीओ आता है, आपको पता हाँ। ही है। कभी कभी रिलायंस का ऐसा होता है कि मार्केट में कोई कंपनी नया बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत बड़ा उसका जेस्टेशन पीरियड होता है। पैसा जियो में बहुत पैसा लगाया है और जियो अब प्रॉफिट में भी है। तो मुझे लग रहा है 70-30 में मैं अगर होता तो मैं एलोकेट करता। हर किसी की अपनी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है। मैं एनएससी को लेके ज्यादा बुलिश हूँ विक्रांत। हाँ। सर, एक चीज और की, जो आपने बात की आईटी सेक्टर की, तो क्या अब एआई जो है वो ये केवल सेंटर का फर्क है, या फिर असर है, कि या फिर सर हमारे आईटी सेक्टर पर अब एआई की बड़ी मार पड़नी शुरू हो गई है और ये अब दौर लंबा चलेगा? क्या दिखाई देता है सर आईटी सेक्टर को लेकर? नहीं विक्रांत, इतनी बड़ी मार है, मार मैं इसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि पर ये जो हमारी कंपनीज है ना, टीसीएस है, इन्फोसिस हाँ। है, विप्रो है, इन ऐसा ये कंपनी ऐसा नहीं है कि ये हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है हम्म। और सिर्फ हम और आप ही बात करते हैं हाँ। एआई की या बाकी एक्सपर्ट्स, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने एआई में बहुत कुछ कर रखा है। इन्होंने पूरे पूरे रिसर्च विंग्स एआई के खोले हुए हैं, अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं। थोड़ा सा हम, मैं ये कहूंगा, 1-2 साल पीछे जरूर हैं, हम्म। पर ऐसा नहीं है कि हम एआई की रेस से बाहर हैं। हाँ। ये फर्क है, हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, बाहर नहीं है। हम उस रेस में दौड़ रहे हैं। और ये जो आपको एक्सेंचर के आए, इसमें मेन कारण मिडिल ईस्ट वॉर था, कि मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से मैं ऐसी दर्जनों कंपनी अमेरिका में जानता हूं, यूरोप में जानता हूं, जिन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान्स, हम्म। अपने नए वेंचर प्लान्स युद्ध की वजह से पोस्टपोन कर दिए थे। तो हम्म। उस वजह से ऑर्डर बुक थोड़ी सी थिन है। ये सारा का सारा गिरावट एआई की वजह से नहीं है विक्रांत। हम्म। सर, कल मेरी आपसे बात हो रही थी, तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं ट्रेडर नहीं हूं। मैं जानना चाहता हूं कि ये आपने क्यों बताया, और क्या क्या इससे दर्शक समझे वो इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि कई बार लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो चलिए इसलिए बोल रहे होंगे। चलिए हाँ। चलिए, मैं आपको बता देता हूं मैं क्यों ट्रेडर नहीं हूं। और हाँ। मेरी 35 साल की रिसर्च है इसके ऊपर विक्रांत, कि मैं हाँ। ट्रेडर क्यों नहीं हूं। हाँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेडिंग कभी नहीं करी है, हाँ। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, करी होगी, बहुत साल पहले करी होगी। मैं आपको साइकोलॉजी बता देता हूं ट्रेडिंग और जी। सेबी का क्यों। क्यों जो लोग खासकर डेरिवेटिव्स में करते हैं काम, मैं हाँ। डेरिवेटिव्स वालों को ज्यादा ट्रेडर मानता हूं। वैसे तो हाँ। लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, बस स्विंग ट्रेडिंग भी हाँ। कुछ हद तक वही कैटेगरी में आ जाती है, पर मैं डेरिवेटिव्स की बात। तो इसमें क्या होता है कि सेबी ने क्यों कहा कि 85 से 90% लोग पैसा गवा हम्म। देते हैं। आप हम्म। बल्कि ये सवाल पूछिए मेरे से, तो मैं हाँ। इस मैं। सवाल का और आपका मेरे वाले हाँ। सवाल का एक ही जवाब, एक ही है। जी। होता क्या है, देखिए, जब आप ट्रेडिंग करते हैं हम्म। तो आप बहुत छोटे कैपिटल, मान लीजिए आप ऑप्शंस में कर रहे हैं हाँ। और आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग में तो फाइनेंसिंग होती है, वो तो आपको पता है, उसमें तो हाँ। आपको फ्यूचर जितने पैसे चाहिए होते हैं, जितने का एक लॉट फ्यूचर का होता है उतना ही। आप, पता नहीं मुझे फेमिलियर है कि नहीं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दोनों हाँ। तरीके की ट्रेडिंग से। पर फ्यूचर में जितना मार्जिन आपको फ्यूचर में चाहिए होता है, उतना ही ऑप्शंस को सेल करने में चाहिए होता है। अगर 1.5 लाख रुपए की एक लॉट है तो वहां भी 1.5 लाख रुपए ही हाँ। आपको देना पड़ेगा, इसलिए मैं बाइंग को लेता हूं। अब बाइंग क्या है, बहुत थोड़े से पैसे से हो जाती है। हम्म। थोड़ा सा आप पैसा लीजिए और बाइंग में आपका लॉस रिस्ट्रिक्टेड होता है सिर्फ आपके कैपिटल तक, हाँ। जबकि सेलिंग में ये कहीं भी जा सकता है। तो हम्म। इसलिए मैं बाइंग लेकर, अब बाइंग जिसने, ज्यादातर लोग बाइंग करते हैं। अब होता क्या है, आपने मान लीजिए 20,000 लगाया आज, या चलिए 20,000 में और छोटा करता हूँ, 5,000 रुपए लगाए। हाँ। हुआ क्या कि मैंने 10 बजे 5,000 रुपए लगाए। अब समझ लीजिएगा, आपके सवाल का मैं जी। उदाहरण के साथ जवाब दे रहा हूं हाँ। और बकायदा वहां इसको खत्म करूंगा जहां तक आप कन्विंस हो जाएंगे। हाँ। 5,000 लगाए, 11:30 बजे विक्रांत, हाँ। मेरे वो 5,000 18,000 बन गए। हाँ। ध्यान दीजिएगा, जी। वो 5,000 1.5 घंटे के अंदर 18,000 बन गए। हाँ। मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं। हाँ। फिर मैंने क्या किया, 18,500 लगाए। मैंने कहा यार आज का लालच छोड़ते हैं, आज के लिए काफी है। अब क्या हुआ, मार्केट साढ़े बंद हो गई 3:30 बजे। मैं हाँ। चिंतन करता रहा, कमाल है यार, 5,000 में 18,500, मैंने 1.5 घंटे के अंदर हाँ। 300% से ज्यादा रिटर्न बना लिया। तो बाकी लोग तो बेवकूफ है, बैंक में एफडी करके बैठे हैं, साल भर में 6% 7% रिटर्न लेते हैं। हम्म। अब क्या हुआ, मैं सोचता रहा और मैं इंतजार करता रहा कब अगले दिन मार्केट खुलेगी। सुबह होगी। और हाँ।
और वीकेंड आ गया ना तो मुझे अफसोस होता, हाय ये वीकेंड, ये मनहूस वीकेंड क्यों आ गया। हाँ मार्केट आज खुलती यार, आज नहीं मार्केट को बंद होना चाहिए था। आज तो मैं बेताब हूं क्योंकि हाँ मेरे पास अब 18,000 हो चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, उस 18,000 को लगाता हूँ अगले हाँ दिन, मैं बड़े लॉट्स लेता हूँ। हाँ 18,000 लगा के मुझे क्या होता है, उस दिन 2,000 का नुकसान हो जाता है। अब मैं सिर्फ 3-4 दिन में खत्म कर दूंगा इसको। जी 2,000 का नुकसान हो जाता है। हाँ मेरे वो 18,000 गिर के 18,500 गिर के 16,500 रह जाते हैं। मैंने कहा हाँ, कोई नहीं, अभी भी 5,000 से चला था, हाँ 18,500 कमाए, 2 गवाए तो क्या हुआ, जेब जेब मेरा कैपिटल तो इंटैक्ट है। हाँ बस उस दिन भी मैं डर के पीछे नहीं हटता उस दिन, हाँ क्योंकि मुझे लॉस होता है। मैं क्या करता हूँ, 2 बजे फिर लगा देता हूँ। हम्म, अब 2 बजे मैं अपने 16,500 लगाता हूँ। ये एक मात्र उदाहरण है, जी इसके बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन हाँ सकते हैं। मैं 16,500 लगाता हूँ, 3:30 बजे मेरे वो 6,000 रह जाते हैं। हम्म, पर मैं तब भी तसल्ली रखता हूँ, कोई नहीं, मैंने तो 5,000 से चला था, अब हाँ 1,000 का प्रॉफिट लग गया, कोई नहीं, 2 दिन में 1,000 का प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया, 20% रिटर्न है अभी भी, ये हाँ कैलकुलेशन करके मैं तसल्ली। हाँ अब तीसरे दिन मैं फिर मार्केट में आता हूँ। हाँ तीसरे दिन मैं 5,000 लगाता हूँ। मैं लगाता हूँ, वेट करता हूँ 12 बजे तक, मार्केट फ्लैट है, अभी मेरी RSI दिख नहीं रही, जो जितने हम मार्केट के इंडिकेटर्स एनालाइज करते हैं, मैं 12 बजे लगाता हूँ 5,000 6,000 रुपए जो मेरे पास बचे हुए हैं। वो 12:15 पे वो 6,000 रुपए जीरो हो जाते हैं। हम्म, अब मेरा कैपिटल, तीसरे दिन मेरा कैपिटल जीरो हो गया। मुझे लगता है क्या हुआ, 5,000 ही तो लॉस किए। चौथे दिन मैं फिर आता हूँ, अब की हाँ बार मैं 10,000 लगाता हूँ। और ये सिलसिला चलते चलते 10,000 के 20 होते हैं, 20 के 30 होते हैं, फिर 30 के 15 होते हैं, 15 के 10 होते हैं, 10 के 0 होते हैं। तो हम्म, देखिए, अब साइकोलॉजी क्या है कि आपके मुंह अगर खून लग गया है, हाँ अब आपको ये लगता है कि यार मैं जो अपना बिजनेस करता हूं उसमें तो इतना रिटर्न आता नहीं है। हाँ तो मैं मुनाफा कमाने के बाद भी मुझे वो मार्केट एक एडिक्शन की तरह अपने पास खींचती है। हाँ या तो एक काम करूं, एक तरीका है, हाँ मैंने 1 करोड़ लगाए विक्रांत, और मेरे 3 बजे तक 5 करोड़ हो गए, हाँ और मैंने दुकान बंद कर दी हमेशा के लिए, हाँ बस अब कभी नहीं। हाँ पर ये हो नहीं सकता। हाँ, वो जो वो जो नशा स्वाद, वो जो आपने स्वाद है ना, वो हाँ फिर नशे में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर कभी नहीं कमाता, ये ध्यान दीजिएगा विक्रांत, ये मैं गलत बोलूंगा अगर मैं बोलूंगा कि हाँ, ट्रेडर कमाते हैं, पर ट्रेडर की जो एडिक्शन है, हम्म, जो जो लत पड़ जाती है, इसको लत कहते हैं, वो लत आपको बार बार वापस लाती है। ये बार बार वापस लाना सेबी के उस डेटा को सत्यापित कर देता है कि हाँ 85 से 90% गवा देते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जो हाँ कमाते हैं, हाँ, वो 15% 10% कौन है। ये बड़ी मछली है। ये हम्म, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एल्गो और AI बेस्ड ट्रेडिंग यूज करते हैं। हम्म, इनके एल्गो AI में ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इनको लॉस होने ही नहीं देते केवल, पर उसमें बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है, हम्म, बहुत बड़े लेवल। और कमाता कौन है, अब देखिए, आप मुझे एक ऐसी टेरिटरी में ले जा रहे हैं जो कि बहुत लंबा डिस्कशन है। ये पैसा लेकिन फाइनेंसर्स कमाते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। वो लोगों के जेब में ये पैसा जाता है, आप बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है ना। हाँ, तो वो लोग फाइनेंसिंग के जरिए, और उसमें फिर बीटा वैल्यू होती है, थीटा वैल्यू होती है। वो फिर हम्म, ट्रेडिंग की हम टेक्निकलिटीज में चले जाएंगे कि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, हाँ, जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, आपकी बाई की हुई पतली पिघलती जाती है, सेलर को, ऑप्शन सेलर को फायदा होता जाता है, उसको एक तरह से ब्याज आता जाता है। पर तो इसलिए, अच्छा, ये तो रहा पहला मैथमेटिकल आंसर। हाँ तो आपने मेरे से पूछा था मैं क्यों नहीं करता। हाँ जितने भी ट्रेडर्स हैं जो रेगुलर करते हैं, हाँ या तो वो गुटखा खाएंगे, हाँ या वो सिगरेट पिएंगे, हाँ या वो शाम को बैठ के दारू पिएंगे। हाँ क्यों? क्योंकि आपको वो जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, हाँ, हाय पैसे जा रहे हैं, हाय पैसे उस स्ट्रेस को किल करने के लिए आप गुटखा, सिगरेट, हम्म, बीड़ी, दारू कुछ ना कुछ पीना शुरू कर देंगे। और आपको फिर ये, आप उसको हाँ भुलाने के लिए ये मुंह में, आप ये समझ रहे हैं ना क्या कर रहा हूं मैं, हाँ, उसको भुलाने के लिए आप ये मुंह में रख लेंगे, आहा अब तो मजा आ गया, तो भूल गए सब गम, आज गवाए 50,000, लाख रुपए गवाए, 10 लाख गवाए, कोई करोड़ गवा दिया, कोई बात नहीं। हम्म, आपको हाइपर टेंशन की बीमारी लग जाएगी, हम्म, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, ब्रेन हैमरेज होने का भी डर होता है, हम्म, आपको बता दूं मैं। आपको हार्ट की बीमारी लग सकती है, आपका बिल्कुल, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं स्वभाव में। हम्म, मैंने ट्रेडर्स को घर वालों के ऊपर झिल्लाते हुए देखा है जब घर शाम को आते हैं, हम्म, और जिस दिन तो कमा के आएंगे, चलो घूमने आज चलते हैं, आज दारू पी कर आएंगे दोस्तों के साथ। तो मुझे लगता है कि ये, और दूसरा इसमें ये बात है, देखिए, ये जुआ है। हाँ कितने भी मेरे को सारी टेक्निकल एनालिसिस आती है, हाँ मैं 20 डेमा, कैंडल स्टिक चार्ट, 50 50 डेमा, जितने भी आप टेक्निकल्स हैं मुझे सब आते हैं।
जितने भी टेक्निकल्स हो, पर शॉर्ट टर्म के लिए ये जुआ किसी का ना हुआ, हाँ। इसलिए मैंने ट्रेडिंग नहीं करता हूं। एक छोटा सा सवाल और जानना चाहूंगा सर, इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मुझे लगता है वो हमारे दर्शकों के बहुत काम का होगा। कोविड के बाद से हमने देखा कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो थे, जो लंबे टाइम के इन्वेस्टर थे, निवेशक थे, वो भी ट्रेडर में बदलते चले गए। तो ऐसे लोगों को, युवाओं को खास तौर से क्या सुझाव आप देंगे? इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, क्या उनको कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए? वो क्या बात आप बताना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट में जिसने भी बड़ा पैसा कमाया, हम्म। उसने लंबे वक्त तक रह के कमाया। ये मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा। मेरे अनेकों दोस्त हैं मार्केट में, हाँ। जो चले गए उनका नाम ले लेता हूं, जब भी हैं उनका नहीं लूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा आपस जी। में प्रिवेसी का एक एक हाँ। एग्रीमेंट होता है। झुनझुनवाला साहब मेरे मित्र थे, हाँ। बहुत अजीज मित्र थे, हाँ। वो चले गए हैं। तो जिसने भी पैसा कमाया है, हम्म। उसने लंबे वक्त रहकर कमाया है। ट्रेडिंग से विक्रांत कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बना है। हम्म। ट्रेडिंग से सिर्फ स्ट्रेस आया है, हाइपरटेंशन आया है, गुटखा आया है, सिगरेट आई है, शराब आई है, और परिवार में कलह आया है, स्वभाव खराब हुआ है, ब्लड प्रेशर आया है। बिल्कुल सर, एक सवाल, क्योंकि कल के वीडियो में ना कुछ दर्शक ये जानना चाहते हैं कि शरद जी से ये पूछिएगा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो इस समय एकदम हाई बनी हुई है, 3 महीने की हाई पर है, और कच्चे तेल के दाम जो है वो $80 से भी नीचे जा रहे हैं। ये हाँ, कॉन्ट्रास्ट हाँ, क्यों है? क्यों इस ये हाँ, कॉन्ट्रास्ट है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि मुझे कल ही बताना चाहिए था, मैं जी। शायद बताने से रह गया। हाँ। डॉलर इंडेक्स इसलिए ऊपर बनी हुई है क्योंकि अमेरिका में जो महंगाई है, हाँ। वो अमेरिका में महंगाई इस समय चरम सीमा पे है। और हाँ। डॉलर इंडेक्स को इस समय बॉन्ड यील्ड के साथ लिंक करके रखा जा रहा है। हाँ। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी देशों, माना जा रहा है, ऐसा है नहीं, हाँ। मैं पहले आपको बता दूं। जी। और मैं ये भी बताऊं कि फॉरेक्स की भी एक डेरिवेटिव मार्केट होती है, हाँ। उसकी भी एक डेरिवेटिव मार्केट होती है। तो डॉलर को आर्टिफिशियली पंप करने की कोशिश की जा रही है। आपको कल मैंने काफी खोल के जी। ये बात समझाई थी जी कि डोनाल्ड पूरा। ट्रंप क्या कर हाँ। रहे हैं, सोने को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉलर को जबरदस्ती उठाने की कोशिश करी जा रही है। हम्म। इसलिए करी जा रही है कि डॉलर का रुतबा, डॉलर का दबदबा, डॉलर की गुंडागर्दी, डॉलर की बदमाशी, डॉलर की दादागिरी सब बनी रहे, और डॉलर किसी तरह नीचे नहीं आए। उनको लगता है कि अगर हमारा डॉलर ऊपर रहेगा, तो हम्म। हम इस समय अपने आप को दुनिया की सबसे शक्तिशाली, जो ट्रम्प साहब G7 की मीटिंग में कहते हैं, आई एम द बॉस। हम्म। तो इस टाइप का जो एटीट्यूड है, ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखना चाहती है। तो हम्म। मैं आपके सभी फॉलोअर्स भी, सब्सक्राइबर्स को बताऊं, भले ही डॉलर नीचे आ गया है, पर डॉलर इंडेक्स को इस समय आर्टिफिशियली, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार S&P, डाउ, नैस्डैक को युद्ध के दौरान नई नई ऊंचाइयां हाँ, ऊंचाइयां लगातार छुआई बढ़ते गई, जा रहे थे। हाँ। छुआ नहीं, छुआई गई, हम्म। इसी प्रकार डॉलर को आर्टिफिशियली पंप करा जा रहा है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू गिर रही है। ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को अच्छे से मालूम है हम्म। कि डॉलर का अब बेड़ा गर्क होना तय है। तो वो लास्ट डिच एफर्ट कर रहे हैं, किसी तरह बाकी करेंसीज जो हैं, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्वीडिश क्रोमा, कनेडियन डॉलर, इनके खिलाफ अपनी करेंसीज को स्ट्रांग बना के रखें, जिससे कि हमारे देश का आज भी दबदबा बना रहे। पर मैं ये बता दूं कि जो आर्टिफिशियल आप जब उसको ऊपर रखते हैं, हम्म। तो और दूसरा, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का होता है, तब भी थोड़ा सा एक बस क्रिएट हो हाँ। जाता है। जब आप आर्टिफिशियल ऊपर रखते हैं, तो आप ज्यादा दिन तक नहीं रख पाते हैं। हाँ। बिल्कुल भी आप ज्यादा दिन तक इसको नहीं रख सकते हैं। चलिए, देखते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज कई इंटरेस्टिंग चीजें आपसे बातचीत में पता चली, हाँ, और थैंक यू, निश्चित तौर पर हमारे थैंक यू। दर्शकों को भी उसका काफी लाभ मिलेगा। और कम से कम जो ट्रेडिंग में अपने आप को, अपने परिवार को तबाह कर देंगे, उन्हें शायद एक सीख मिलेगी और वो इससे नहीं, बचने की मैं कोशिश करें। विक्रांत क्षमा जी। चाहूंगा, एक लाइन सिर्फ कर। ऐसा जी। नहीं है कि हम तबाह शब्द को थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। हाँ, लेकिन सर ऐसा नहीं है बहुत कि लोग तबाह इसमें फंस मतलब, जाते हैं एक दूसरे को देख कर। अब हाँ, आप फंस जाते हैं, बेहतर, हाँ, आप एकदम। पूरी निटी ग्रिटीज जानते हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग से दूर रहता हूं, लेकिन आपको देख जी, के जी, हो जी। सकता है कई लोग ट्रेडिंग की, हम भी ट्रेडिंग करें, शायद वो हो जाए। और तो और हाँ। और आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात, हाँ। क्योंकि आपने ये बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, हाँ। और बहुत सारे लोग मुझे बहुत साल से, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हूं, हाँ। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, सलाह लेते रहते हैं, मेरे डायरेक्ट मैसेजेस आते रहते हैं मेरे हैंडल्स पर, यहाँ वहां, मेरे ऑफिस में, हाँ। हमारी ऑफिस की वेबसाइट पर, मेरी वेबसाइट पर। मैं अगर चाहूं, हाँ। छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, हाँ। मैं अगर चाहूं तो ट्रेडिंग को इस प्रकार कर सकता हूं जिससे मुझे लॉस ना हो। हाँ। मेरे पास AI टूल्स हैं, मेरे है। पास एल्गोरिथम्स भी हैं, पर मैं नहीं करूंगा ये काम, क्योंकि हाँ। मुझे पता है कि ये अगर मैं करूंगा, मुझे देख के और लोग भी करेंगे। और हाँ। मुझे ये पता है, इस ट्रेडिंग में कोई भविष्य नहीं है आपका। हम्म। ये मात्र एक सट्टा है।
मैं इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर मैंने सट्टेबाजी करी हाँ तो मैंने क्या किया। मैंने कभी मैं बताता नहीं हूं, पर यहाँ पर मैं जाते हाँ जाते बताना चाहता हूँ। जी मैं आपके जो फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर, क्योंकि रोज ही देखते हैं, तो हाँ कई बार क्या होता है जब रोज मिलते हैं तो एक जुड़ाव सा हो जाता है। जी जैसे आपको आपको लोग अपने परिवार का मेंबर समझते होंगे कि विक्रांत तो हमारे घर के ही हैं। अब रोज जी मुलाकात होती है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बड़ा प्लेजेंट चेहरा, तो भाई विक्रांत को जिस दिन नहीं देखा उस दिन हमें हमारा दिन पूरा नहीं होता। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी हुई है, बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी से की हुई है। मैंने लॉ किया हुआ है। मैंने 2 बार सीए किया हुआ है, एक बार इंडिया से किया है, एक बार यूनाइटेड किंगडम से किया है। मैंने एमबीए किया हुआ है कलकत्ता से। हाँ, मैंने हार्वर्ड जाके फाइनेंस किया हुआ है, और मैंने डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स की हुई है। वाह तो इतना अगर मैंने पढ़ाई करी, और हाँ उसके बाद मैं अपनी कमाई का जरिया सट्टा बना लूं हम्म कि मैं तो सट्टे लगाऊंगा बैठ के, तो हम्म मुझे लगता है ये अपनी भी बेइज्जती है, पढ़ाई लिखाई की बिल्कुल बेइज्जती है। उस विद्या और की भी सबसे बड़ी बात, हम्म, ये आपकी सेहत खराब कर देगी, आपकी शख्सियत खराब कर देगी, अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज बहुत चीजें थैंक यू, हमारे थैंक यू, दर्शकों थैंक को यू, जानने थैंक को यू। मिली, बहुत बहुत शुक्रिया।